भारत में नदियों का जाल है, फिर भी यहाँ सूखा पड़ता है। कारण है मिसमैनेजमेंट। इस पर हम बाद में आते हैं, पहले फोकस करते हैं नदियों के जाल के बारे में। नदियों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि उनका अपना एक सिस्टम होता है। मतलब मुख्य नदी के साथ साथ उनकी अनेक सहायक नदियां जुड़ी हुई होती हैं। और मुख्य नदी और सहायक नदियों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो इस प्रकार भारत की सभी मुख्य नदियों का अपना अपवाह तंत्र है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। दूसरी विशेषता यह होती है कि प्रत्येक अपवाह तंत्र एक दूसरे से अलग होता है, वो आपस में मिक्स नहीं होता है। जैसा कि इस नदी का अपना एक अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम, जो कि इस वाले ड्रेनेज सिस्टम से पूरी तरह से अलग है। तो जिन स्थानों पर दो ड्रेनेज सिस्टम एक दूसरे से अलग होते हैं उसे कहते हैं वाटर डिवाइड, यानी कि जल विभाजक। तो ये वाटर डिवाइड किसी भी ड्रेनेज सिस्टम की क्या बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, जिससे न केवल बारिश का पानी इस ड्रेनेज सिस्टम में आता है, बल्कि इस ड्रेनेज सिस्टम में अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर है तो उसका पानी भी इसी ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा। और साथ ही अगर यहाँ पर कोई ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं तो उसका पानी भी इसी ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार एक ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो इस प्रकार भारत की जो प्रमुख नदियों का अपवाह तंत्र है उनका अपना एक ड्रेनेज बेसिन है। और इस ड्रेनेज बेसिन का नाम उस ड्रेनेज सिस्टम की मुख्य नदी के नाम पर रखा जाता है, जैसे गंगा बेसिन, गोदावरी बेसिन। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे भारत के प्रमुख ड्रेनेज बेसिन के बारे में कि कौन कहां स्थित है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पानी हमेशा ढाल का अनुसरण करता है। अगर ढाल तीव्र है तो पानी की रफ्तार भी बहुत तेज होती है, और ढाल मंद होने पर पानी धीरे धीरे बहता है। ठीक है। तो भारत जैसे देश में जहां इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं मैदान हैं, तो इस आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय की नदियों में प्रचंडता है, उनकी रफ्तार तेज है, क्योंकि एक तो वहां पर क्या है, पर्वतों का ढाल बहुत ही तीव्र है, और ढाल तीव्र होगा तो पानी की रफ्तार तेज होगी। इसीलिए यहाँ पर इरोजन ज्यादा होता है और डिपोजिशन कम। डिपोजिशन मैदानी भागों में ज्यादा होता है। दूसरा, हिमालय की नदियों में पानी का वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि बारिश के पानी के अलावा ग्लेशियर से भी यहाँ की नदियों को निरंतर जल मिलता रहता है। इसलिए यहाँ की नदियां सदा नीरा कहलाती हैं। ये 12 मासी होती हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है। तीसरा, हिमालय की नदियों के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है उनमें बहुत विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि ये नदियां हिमालय क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों से होते हुए समुद्र में मिलती हैं। तो पहाड़ी, मैदानी और तटवर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक आकृतियां यहाँ के बेसिन में देखने को मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि भौगोलिक आकृतियों में भिन्नता के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा अपवाह प्रतिरूप बनते हैं। इन्हें हम अभी आगे कवर करेंगे। लेकिन इसके विपरीत प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, क्योंकि ये केवल वर्षा पर निर्भर करती हैं। शुष्क मौसम में तो बड़ी नदियों का जल भी काफी कम हो जाता है। और चूंकि पठारों का ढाल पर्वतों की तुलना में काफी कम होता है, इसीलिए नदियों में उतना वेग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा भौगोलिक विविधताएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो आइए जानते हैं भारत के प्रमुख ड्रेनेज बेसिन के बारे में। सबसे पहला है इसमें सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखारचू नामक ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो यह क्षेत्र कहाँ मौजूद है, तिब्बत में मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी हमने पिछली वीडियो में जाना था। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। यहां से सिंधु नदी निकलती है और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र की बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इसमें आकर मिलती हैं। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य बड़ी सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम। परंतु ये नदियां भारत में सिंधु में नहीं मिलती हैं। ये पांचों नदियां मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और दक्षिण की ओर बहकर यह कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। तो इन पांचों नदियों के कारण एक विशाल मैदान का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं पंजाब का मैदान, जो कि इन पांच नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के फलस्वरूप बनता है। इस पंजाब के मैदान का थोड़ा सा ही हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है, जबकि अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। इसकी सहायक नदियों में कि झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, चेनाब हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है, क्योंकि यह चंद्रा और भागा दो सहायक नदियों के मिलने से बनती है। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। व्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास राकस लेक से निकलती है।
तो इस प्रकार सिंधु नदी 2900 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, लेकिन भारत में इसका क्षेत्रफल मात्र 3,21,290 वर्ग किलोमीटर ही है। बाकी का अधिकतर क्षेत्र इसका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। दूसरा बेसिन है गंगा नदी बेसिन। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। यह लगभग 2,525 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका अपवाह तंत्र वैसे तो 10.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के साथ साथ नेपाल और बांग्लादेश को भी कवर करता है। लेकिन भारत में इसका अपवाह तंत्र लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भूभाग का 26% है। वैसे तो गंगा देवप्रयाग से बनती है, लेकिन गंगा का मुख्य उद्गम स्थान उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान को माना गया है। यहाँ पर यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी के साथ अलकनंदा नदी के मिलन से गंगा नाम का उद्भव होता है और देवप्रयाग के आगे यह गंगा नाम से जानी जाती है। हिमालय से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री स्थान से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हुई यह प्रयागराज के पास में गंगा से मिल जाती है। इसी प्रकार घाघरा, गंडक और कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं और बिहार राज्य में गंगा से मिल जाती हैं। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। चंबल और बेतवा यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि सोन नदी बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी जो है भारत में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। इसके बाद यह क्षेत्र बांग्लादेश के अंतर्गत आ जाता है और यह फरक्का जो क्षेत्र है वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है इसका सबसे उत्तरी स्थान है। यहाँ नदियां दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक होती है भागीरथी हुगली और दूसरी है मुख्य धारा। भागीरथी हुगली एक्चुअल में हुगली नदी को ही कहा जाता है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जबकि गंगा की मुख्य धारा दक्षिण पूर्व की ओर बहकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी आकर इससे मिल जाती है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पौधों से लिया गया है। यह क्षेत्र अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से उद्गमित होती है और ग्रेटर हिमालय के समानांतर बहते हुए यह अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास गॉर्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तिब्बत में से यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दिबांग, लोहित, केनुला आदि नदियां इससे आकर मिलती हैं और जैसे यह असम में पहुंचती है यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। असम में इस ब्रह्मपुत्र नदी से प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है। असम राज्य के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर इसे जमुना कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके 4 नाम हैं। तिब्बत में से यारलुंग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नाम से जाना जाता है, असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं और जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 2900 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो ये थी हिमालय तंत्र की नदियां। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर अधिकतर नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा और तापी हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं नर्मदा बेसिन। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह 1312 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम दिशा की ओर बहकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को कवर करते हुए बहती हैं। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में मौजूद है विंध्याचल पर्वतमाला और इसके दक्षिण में मौजूद है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो यह नदी इन दोनों ही पर्वतमालाओं के बीच में मौजूद भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनते हैं और इस घाटी में बहने के कारण ही यह नदी डेल्टा नहीं बना पाती है, बल्कि एक मुख्य धारा में ही खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं, जो कि अरब सागर की एक खाड़ी है। तो जब नदी डेल्टा न बना करके एक मुख्य धारा में ही समुद्र से मिल जाती है तो ऐसे नदी के मुहाने को ज्वारधन मुखी मुहाना कहते हैं, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में जाना था ज्वारधन मुखी यानी कि एस्चुरी। तो ये 3 चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, दूसरा ये भ्रंश घाटी में बहती है और तीसरा है कि ये एस्चुरी मुहाना बनाती है, ठीक है। और ये जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट है इसमें तापी नदी। तापी नदी जो है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है।
तो नर्मदा नदी के नीचे जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, वहां से तापी नदी का उद्गम होता है। पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की लंबाई में बहकर यह भी खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। यहाँ पर कुछ बातें नर्मदा नदी से बहुत ही सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे कि ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये भी एस्चुरी बनाती है। साथ ही इन दोनों नदियों का उद्गम भी मध्य प्रदेश से ही होता है। तो इस प्रकार नर्मदा और तापी नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। लेकिन ये दोनों एकमात्र नदियां नहीं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, बल्कि साबरमती नदी, जो कि राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकलती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अरब सागर में मिलती है। माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। भरतपुझा नदी, यह नदी तमिलनाडु से निकलती है और पश्चिम की ओर बहकर केरल राज्य से होती हुई लक्षद्वीप सागर में जा मिलती है। पेरियार नदी, जो कि केरल में पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में जा मिलती है। तो नर्मदा और तापी के अलावा ये प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अब बात करते हैं इसमें गोदावरी बेसिन की। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और यह लगभग 7 राज्यों में 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इतने बड़े एरिया को कवर करने के कारण ही इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और अपनी आयु के कारण इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर यह अपना डेल्टा भी बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, मंजीरा, बिंदुसार और सबरी है। नेक्स्ट है इसमें महानदी बेसिन। महानदी जो है छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। यह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है तथा गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है। इसका अपवातंत्र 4 राज्यों को कवर करता है। महानदी की मुख्य सहायक नदियां ईव, मांड, हसदेव और शिवनाथ हैं। नेक्स्ट है इसमें कृष्णा बेसिन। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास एक स्रोत से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कृष्णा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है और इसका डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा आदि हैं। नेक्स्ट है इसमें कावेरी बेसिन। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और 760 किलोमीटर की लंबाई में पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी है। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में विवाद है, जिसे कावेरी जल विवाद के नाम से भी जानते हैं। कावेरी नदी पर शिवा समुद्रम जल प्रपात भी मौजूद है। तो प्रायद्वीपीय भारत की ये प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नदियां भी हैं जो पूर्व दिशा में बहती हैं, जैसे दामोदर नदी। ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलकर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है इसमें ब्राह्मणी नदी, जो कि उड़ीसा राज्य में बहने वाली एक मौसमी नदी है। यह वैतरणी नदी के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। नेक्स्ट है इसमें वैतरणी नदी। यह उड़ीसा राज्य की सबसे पवित्र नदी है। इसे ओडिशा की गंगा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, कौन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, कौन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और इनके द्वारा निर्मित अपवाह तंत्र कौन सा है। अब नदियों के संदर्भ में एक बात और जानते हैं और वह है अपवाह प्रतिरूप यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। मतलब मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो जाल है वो जाल किस प्रकार का है, उसका ये जाल बहुत कुछ कहता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख अपवाह प्रतिरूपों के बारे में। पहला इसमें अरीय प्रतिरूप। अगर किसी पहाड़ की चोटी से चारों ओर नदियां निकल जाएं या फिर कोई अगर ज्वालामुखी पर्वत है और उस ज्वालामुखी पर्वत के चारों ओर से नदियों का विकास हो जाए तो उसका पैटर्न रेडियल पैटर्न कहलाता है। आप चित्र में देख रहे हैं जो बीच में खाली स्थान है ये कोई पर्वत की शिखर है। तो इस पर्वत शिखर से चारों दिशाओं में जो नदियां निकल रही हैं तो उसका प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप कहलाता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास अमरकंटक पर्वत, ठीक है, जो केंद्रीय उच्च भूमि है जहां से नर्मदा और तापी नदियां निकलती हैं। तो पश्चिम दिशा में निकलती है यहाँ से नर्मदा नदी, उत्तर के लिए निकलती है सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, पूर्व की ओर निकलती है महानदी नदी और दक्षिण की ओर निकलती है इसमें वेनगंगा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये एक अरीय प्रतिरूप है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कंटकीय प्रतिरूप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बार्ब्ड पैटर्न भी कहते हैं। देखिए पैटर्न बनता कब है, ठीक है, मान के चलो ये एक मुख्य नदी है, ठीक है, और इसके बहने की दिशा है दक्षिण की ओर। ठीक है, तो जब जब कोई सहायक नदी मुख्य नदी की दिशा के विपरीत दिशा में जाकर संगम बनाती है, ठीक है, तो उसका पैटर्न कंटकीय कहलाता है।
मतलब मुख्य नदी अगर इस दिशा में बह रही है और उसकी सहायक नदी इस दिशा में आकर उससे मिलती है तो ये पैटर्न कहलाता है कंटकीय। ठीक है। एग्जाम्पल है नेपाल की कोसी नदी। ठीक है, कोसी जो कि गंगा की सहायक नदी है, तो कोसी बहती है दक्षिण दिशा में और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है अरुण नदी वो उत्तर दिशा में आकर इससे मिल जाती है। तो ये पैटर्न कहलाता है बार्ब्ड पैटर्न यानी कि कंटकी प्रतिरूप। नेक्स्ट है इसमें समानांतर अफवाह प्रतिरूप, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ये तो बहुत बड़ा इजी है। जब कोई नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, जैसे पश्चिम की ओर देखा हमने नर्मदा और तापी नदियां समानांतर बह रही थी, पूर्व की ओर हमने देखा दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी, ये लगभग लगभग एक दूसरे के समानांतर बह रही थी। नेक्स्ट है इसमें आयताकार अपवाह प्रतिरूप। तो जहां पर भी धरातल पर भ्रंश मौजूद होते हैं वहां पर इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सहायक नदियां मुख्य नदियों से समकोण बनाती हुई मिलती हैं। तो ये कुछ ड्रेनेज पैटर्न के एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम डिटेल्ड में आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अब इसमें एक टॉपिक नेक्स्ट कवर करते हैं, वो है झीलों के प्रकार। ठीक है, क्योंकि नदियों के बाद झीलें ही लोगों के जल का महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में कि किस प्रकार की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। पहला इसमें विवर्तनिक झीलें, टेक्टोनिक लेक्स इन्हें कहते हैं। इन झीलों का निर्माण भूपटल में भ्रंशों के कारण होता है। ठीक है ना। कश्मीर तथा कुमाऊं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अधिकतर झीलें इस प्रकार की हैं। लद्दाख की सोमोरारी और पैंगोंग त्सो इस प्रकार की झीलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्रेटर झीलें, ज्वालामुखी झीलें भी इन्हें कहते हैं। तो शांत ज्वालामुखी के क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो वहां पर झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ऐसी झीलों को क्रेटर झीलें कहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील इस प्रकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है इसमें हिमानी झीलें। देखिए ग्लेशियर एरिया में क्या होता है, ग्लेशियर एरिया में मान के चलिए कि यहाँ से ग्लेशियर ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ से ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर आगे मूव होना शुरू हुआ। तो जहां से शुरू होता है तो वहां पर इसके आधार पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। ठीक है ना, बहुत अधिक विशाल गड्ढा बन जाता है, जो कि बाद में यहाँ पर आने वाली बर्फ के कारण जो बर्फ का पानी इसमें जमा होता है और धीरे धीरे यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब चूंकि इसे सर्क कहते हैं तो इसे सर्क झील यानी टॉर्न कहा जाता है। तो ऐसी सर्क झीलों को टॉर्न कहा जाता है। ठीक है, तो यही टॉर्न जो है ग्लेशिएटेड लेक्स कहलाती हैं, जिसमें हिमानी अपरदन के कारण टॉर्न का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और बर्फ के पिघलने से इन झीलों का निर्माण होता है। तो जहां जहां भी ग्लेशियर मौजूद हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी जगह ये ग्लेशिएटेड लेक्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें वायुड़ झीलें, मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार की लेक्स बनती हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान इस प्रकार की झीलें विशेष रूप से मौजूद हैं। इन्हें लवणीय झीलें भी कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में लवण मौजूद होता है। नेक्स्ट है इसमें द्रवण झीलें। देखिए द्रवण झीलों की कंडीशंस कब बनती हैं। ठीक है, मान के चलो सरफेस है और सरफेस में यहाँ पर विशाल मात्रा में चूना पत्थर और जिप्सम की चट्टान मौजूद है। ठीक है, चूना पत्थर और जिप्सम की चट्टान मौजूद है। अब चूना पत्थर क्या करता है, बारिश के पानी के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है और ये भाग पूरा जो है पिघल जाता है, गल जाता है, या फिर यूं कहें कि चूना जो है पानी के साथ घुल जाता है। तो आसानी से यहाँ पर जो झील बनती है तो उसे द्रवण झीलें कहा जाता है। ऐसी झीलें कहाँ है, चेरापूंजी में है, मेघालय के शिलोंग में है, उत्तराखंड में भीमताल और कुमाऊं गढ़वाल में इस प्रकार की झीलें मौजूद हैं। नेक्स्ट है इसमें लगून्स। देखिए लगून बनते कैसे हैं, मान के चलो कोई ये तटवर्ती इलाका है और इस तटवर्ती इलाके में ये पूरा समुद्र मौजूद है। तो समुद्र की लहरों के निक्षेपण के फलस्वरूप यदि यहाँ पर अगर बालू का भित्ति का निर्माण हो जाए, बालू का भित्ति का निर्माण हो जाए तो यह वाला हिस्सा झील का रूप ले लेता है। ठीक है ना, और ऐसी झीलों को लगून झील कहते हैं। खारे पानी की झीलें होती हैं। ठीक है, उड़ीसा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील इस प्रकार की झीलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है इसमें मानव निर्मित झीलें। देखिए मनुष्य क्या करता है, नदी के पानी को रोककर बांध बनाता है। डेफिनेटली बांध बनेगा तो झील बनेगी। ठीक है, और इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में करेगा, सिंचाई हेतु किया जाएगा। ठीक है, तो टीरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, जितने भी बांध है वो सब मानव निर्मित झीलों का उदाहरण है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना भारत की प्रमुख नदियों झीलों के बारे में, प्रमुख नदी बेसिन्स के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।